नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग आधुनिक भारत में हुए विभिन्न आंदोलनों जैसे कृषक आंदोलन, निम्न जातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, सैनिक विद्रोह आदि की चर्चा करेंगे। इस विषय से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अतः यह विषय आप लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के विषय भारत में हुए कृषक आंदोलन की हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में कृषक आंदोलन 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक विभिन्न कालखंड में हुए हैं तथा इनका विस्तार या ये आंदोलन समस्त भारत के विभिन्न भू क्षेत्रों में हुए हैं। इस कृषक आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग इसके कारणों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि आखिर भारत में ये आंदोलन क्यों हुए। इसके प्रमुख कारणों में भारत में हुए किसान आंदोलन के प्रमुख कारणों को हम अगर देखते हैं तो सभी आंदोलन के कारण लगभग एक समान थे, जिनमें प्रमुख कारणों में प्रथम कारण उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियों को माना जा सकता है, जिसके कारण भारत में भूमि को हस्तांतरणीय बनाया गया, जिससे कि उद्योगों की जगह भूमि में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिला। कृषि क्षेत्र में नवीन वर्गों का उदय हमें दिखाई देता है। इन सभी के फलस्वरूप अकाल एवं भूखमरी में वृद्धि हुई, कृषकों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती है तथा साहूकारों के चुंगलों में भारतीय कृषक फंस करके भूमिहीन मजदूरों में तब्दील हो गए आदि। इसके पश्चात भारतीय हस्तशिल्प मुख्यतः हथकरघा उद्योग एवं दस्तकारी उद्योगों के विनाश से कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव पड़ गया, जहां पुनः हम देखते हैं कि ऋणग्रस्तता किसानों का साहूकारों के चुंगल में फंस करके भूमिहीन मजदूर में तब्दील होना आदि परिणाम हमें दिखाई देते हैं। इसके पश्चात भारत में अंग्रेजी राज सरकार के द्वारा नवीन भू राजस्व पद्धतियों का सृजन जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्थाएं लागू करना, जिसमें लगान की दर अत्यधिक ऊंची थी तथा जिसने एक तरह से भारतीय कृषकों को ऋणग्रस्त बना दिया तथा उन्हें साहूकारों के चुंगल में फंसने हेतु बाध्य किया। इसके पश्चात उपनिवेशवादी प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था को हम जिम्मेदार मान सकते हैं। ये भारत में हुए विभिन्न कृषक आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए मुख्य प्रेरक की भूमिका इन कारणों ने निभाई, जिसके कारण 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक विभिन्न किसान आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुए। आइए अब हम एक एक कर इन विभिन्न आंदोलनों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे ताकि हम इसके प्रमुख तथ्यों को जान सकें और परीक्षाओं में हम इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को सही कर सकें। इस संदर्भ में प्रमुख किसान आंदोलनों के संदर्भ में हम सर्वप्रथम नील विद्रोह या नील आंदोलन की चर्चा करेंगे, जो 1859 से लेकर 1860 ईस्वी तक बंगाल में हुआ था। इसका कारण क्या था? तो नील उत्पादकों द्वारा बंगाल एवं बिहार के किसानों से नील की अलाभकर कृषि करने हेतु किसानों को बाध्य करना। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत नील उत्पादक किसान को अग्रिम भुगतान देकर नील की खेती करने के लिए उनसे एक शर्तनामा लिखवा लेते थे, ताकि वे किसान जिन्होंने अग्रिम भुगतान लेकर उस शर्तनामा पर अपने दस्तखत किए हैं, उसे नील की खेती करना अनिवार्य होता था। यह प्रथा किसानों के शोषण का एक महत्वपूर्ण जरिया बनी, जिसने नील विद्रोह को उभारने में या नील विद्रोह
में मुख्य प्रेरक की भूमिका का निर्वाह किया था। इस विद्रोह का प्रारंभ, यह बराबर पूछा जाता है प्रश्न कि नील विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो यह बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से यह प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। इस आंदोलन के स्थानीय नेतृत्व कौन थे, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जिसे हम लोग विश्वास बंधु के नाम से भी जानते हैं। कौन, यहाँ नील विद्रोह के प्रमुख स्थानीय नेता कौन थे, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इस विद्रोह का प्रसार कहाँ हुआ, तो जयसोर, खुलना, राजशाही, ढाका, मालदा, मैमनपुर एवं दिनाजपुर आदि में इस विद्रोह का हमें प्रसार देखने को मिलता है। इसका परिणाम क्या हुआ, तो 31 मार्च 1860, ये 1960 नहीं, यहाँ 1860 कर लीजिएगा, 1860 को सीटोन कार के नेतृत्व में एक नील आयोग का गठन किया गया। अब यहाँ आपसे इसके परिणाम से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1860 ईस्वी में गठित नील आयोग का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व किया था सीटोन कार ने। इसके पश्चात हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया था। वह हरीशचंद्र मुखर्जी किस पत्र के संपादक थे, तो हिंदू पैट्रियट। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हरीशचंद्र मुखर्जी के पत्र का नाम क्या था, तो हिंदू पैट्रियट। और हरीशचंद्र मुखर्जी ने किस आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया था, तो वह नील आंदोलन था। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन का वर्णन दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किया गया है। यह प्रश्न भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नील दर्पण नाटक के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र। अब यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन के रूप में इसे माना जाता है। इसके पश्चात हम लोग बंगाल में ही हुए दूसरे किसान आंदोलन पावना किसान विद्रोह की चर्चा करेंगे, जो 1873 ईस्वी से 1876 ईस्वी तक बंगाल में हुआ था। कि बंगाल में लगान वसूली के लिए स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की गई थी एवं उसके द्वारा उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाता था जो सर्वाधिक बोली नीलामी के द्वारा लगाते थे। इस पद्धति में जमींदारों ने लगान की दर को निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ा दिया, जिससे किसानों को ऋण देने में लगान देने में अत्यधिक परेशानी होने लगी। 1859 ईस्वी के अधिनियम 10 के तहत काश्तकारों को जमीन पर मिले अधिकारों से जमींदारों द्वारा वंचित कर दिया गया। यानी 1859 ईस्वी के अधिनियम में काश्तकारों को जमीन पर अधिकार दिया गया था, यानी जमीन पर जो मालिकाना हक था वह काश्तकारों का था, परंतु जमींदारों ने काश्तकारों को यह अधिकार देने से वंचित कर दिया। तो यह दो प्रमुख कारण थे पावना किसान विद्रोह के। इस विद्रोह का प्रसार पावना जिले के यूसुफ शाही परगने, या कहीं कहीं आप देखिएगा यूसुफ जाही परगना भी लिखता है, या यूसुफ शाही परगना, यूसुफ शाही परगने से यह प्रारंभ हुआ। और यूसुफ शाही किसान संघ की स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में। यह दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि पावना किसान विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो यूसुफ शाही परगना से, और यूसुफ शाही किसान संघ की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभूपाल, केशव चंद्र राय और खोदी मल्ला। इस आंदोलन को किस किस व्यक्ति ने अपना समर्थन प्रदान किया था, तो वह थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली। इसके अतिरिक्त बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो तत्कालीन बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका नाम था कैंपबेल। उन्होंने पावना आंदोलन को भी अपना समर्थन प्रदान किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि पावना किसान आंदोलन को अपना समर्थन किस
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया था? तो उसका उत्तर होगा कैंपबेल ने। इस आंदोलन का एक प्रमुख नारा था कि हम महारानी और केवल महारानी के रैयत होना चाहते हैं। यानी यह आंदोलन मूलतः या प्रकृति में ब्रिटिश शासन के विरोध न होकर उन जमींदारों के विरोध में था जो किसानों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे थे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रथम कृषक लीग का गठन ढाका जिले में 1870-71 ईस्वी में किया गया था। यद्यपि हम पहले देख चुके हैं कि पावना में किसान यूसुफशाही में या पावना में यूसुफशाही किसान संघ की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। वहीं ढाका में प्रथम कृषक लीग की स्थापना या गठन 1870-71 में की गई थी। अब पावना कृषक विद्रोह पर मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक एक नाटक लिखा था। इससे पूर्व हुए नील विद्रोह में दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। वहीं पावना कृषक विद्रोह पर मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक एक नाटक लिखा था। अब पावना कृषक विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम कानून 1885 ईस्वी में पारित हुआ। यह प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वह 1885 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके पश्चात हम दक्कन विद्रोह को देखेंगे। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रारंभ विद्रोह का कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र के पूना एवं अहमदनगर जिलों से हुआ था। मुख्यतः वैसे क्षेत्र जहां भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी उन क्षेत्रों में यह विद्रोह प्रमुखता से उभरकर सामने आया। इसका कारण क्या था कि कपास के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट हो गई। 1867 ईस्वी में लगान की दर को बढ़ाकर लगान की दर में 50% वृद्धि कर दी गई। लगातार फसल का खराब होना तथा महाजनों के द्वारा अधिक ब्याज वसूल किया जाना इस विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक थे। 1874 ईस्वी में किसानों और बुलोटीदारों द्वारा महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। किसान और जो काश्तकार थे दोनों ने महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया। कालांतर में इसका विस्तार महाराष्ट्र के अन्य जिलों जैसे सोलापुर, सतारा, भागीरथी तालुका जो कि सुपा के इलाके थे वहाँ भी देखने को मिलता है। 1873 से 77 में न्यायमूर्ति रानाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने इस आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया गया। अब इस आंदोलन के परिणाम क्या हुए? तो दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया तथा दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 को पारित किया गया। यह प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1879 ईस्वी में पारित किया गया। इसके पश्चात हम लोग मोपला विद्रोह को देखेंगे जो कि केरल राज्य में हुआ था। केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आकर बसे हुए अरब मूल के लोग वहाँ मोपला कहलाते थे। यह कौन थे? कृषक थे या फिर बंधुआ मजदूर थे। तो यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि मोपला कौन थे? तो केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आकर बसे हुए अरब मूल के लोग मोपला कहलाते थे। 1836 में प्रथम मोपला विद्रोह होता है और 1836 से 54 ईस्वी तक यह बराबर चलता रहा। इसका धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व माम्बरम के थंगल के द्वारा, कहाँ के? माम्बरम के थंगल के द्वारा किया गया था। प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सैयद अलावी, सैयद फजल पुक्कोया। 1852 ईस्वी में थंगल एवं सैयद फजल पुक्कोया को भारत से निर्वासित कर दिया गया। इसके पश्चात यह विद्रोह छोटे छोटे रूप में हमें केरल में दिखाई देता है, परंतु 1921 ईस्वी 1921 में मोपला विद्रोह प्रमुखता के साथ उभरकर सामने आता है। इसका कारण क्या था? तो
कृषि जन्य असंतोष और अंग्रेजी सरकार की आंदोलन के विरुद्ध नीतियाँ। अब इस आंदोलन का मोपला आंदोलन जो 1921 ईस्वी में हुआ था, इसका समर्थन किस भारतीय राजनेता ने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इस आंदोलन के धार्मिक नेता कौन थे? तो अली मुसलियार एवं बेरियन कुन्नात कुन अहमद हाजी। धार्मिक नेता का नाम एक बार फिर से जानिए कि अली मुसलियार इसके धार्मिक नेता थे एवं बेरियन कुन्नात कुन अहमद हाजी भी इसके धार्मिक नेताओं में से एक थे। इस विद्रोह में जिहाद का नारा दिया गया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मुझे याद आ रहा है कि यह मोपला विद्रोह गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर एक प्रश्न चिन्ह है, जहाँ उन्होंने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया था और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। यह विद्रोह गांधी जी की नीतियों पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, जिस पर काफ़ी या अत्यधिक विवाद है। इसके पश्चात हम देखेंगे फड़के विद्रोह। फड़के विद्रोह 1879 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फड़के। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के क्रांति के पश्चात वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल कर स्वराज्य का सपना देखा था। यह एक प्रश्न है जिसे मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। तो इसका उत्तर होगा वासुदेव बलवंत फड़के। इसके बाद वासुदेव बलवंत फड़के गोविंद रानाडे के धन के बहिर्गमन के सिद्धांत से प्रेरित थे। यहाँ एक प्रश्न है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था, तो हम लोग दादा भाई नौरोजी को ही हमेशा मानते हैं, लेकिन ये भी आप जानिए कि गोविंद रानाडे ने भी धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। इसके अतिरिक्त अन्य भारतीय इतिहासकार या विद्वानों ने भी इसके विषय पर अपने सिद्धांत या विचार प्रस्तुत किए हैं। फड़के ने रामोसियों एवं महाराष्ट्र के किसानों का एक संगठन बनाया तथा हिंदू राज्य की स्थापना का इन्होंने नारा दिया था। वासुदेव बलवंत फड़के को 21 जुलाई 1879 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया और आदन जेल में निर्वासित कर दिया गया, जहां 17 फरवरी 1883 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। कालांतर में 1887 ईस्वी में दौलता रामोसी के नेतृत्व में यह दल सक्रिय रहा, जिसे हम लोग रामोसी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात अवध में किसान आंदोलन की एक चर्चा हम करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यह क्या था? तो अवध रेंट एक्ट पारित कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में। यह उत्तर प्रदेश, इसके पश्चात उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था फरवरी 1918 ईस्वी में। किसने किया था? तो गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। इसमें सहयोग किसने अपना दिया था? तो मदन मोहन मालवीय ने अपना सहयोग दिया था। किसमें? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में। अब यहाँ है कि संयुक्त प्रांत में अवध के प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर तथा फैजाबाद इसके अंतर्गत शामिल थे। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो बाबा रामचंद्र और झिंगुरी सिंह। बाबा रामचंद्र कहाँ से लौटे थे? तो फिजी से लौट करके उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित करने का कार्य उन्होंने किया और इनके सलाह पर ही जवाहरलाल नेहरू ने किसानों के मध्य कार्य करना प्रारंभ किया। यहाँ दो प्रश्न बनता है कि बाबा रामचंद्र कहाँ से भारत वापस आए थे? तो उसका उत्तर होगा फिजी। और जवाहरलाल नेहरू ने किसानों के मध्य किसके प्रेरणा से कार्य करना प्रारंभ किया? तो यह होगा बाबा रामचंद्र की प्रेरणा से। अब अवध किसान आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? तो अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम पारित किया गया। अब किसानों द्वारा एक अन्य है, अवध किसान आंदोलन के ही अंतर्गत एक अन्य आंदोलन था कि किसानों द्वारा 1919 ईस्वी में
प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद अभियान चलाया गया। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि नाई धोबी बंद आंदोलन कब चलाया गया, तो 1919 ईस्वी में चलाया गया। कहाँ चलाया गया, तो प्रतापगढ़ जिले में। यह आज हम लोगों ने भारत में हुए विभिन्न किसान आंदोलन के ऊपर संक्षिप्त चर्चा की है। इसका अगला वीडियो आप लोगों को जल्द ही प्राप्त होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई। आप इस विषय से संबंधित प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि भविष्य में आपको वीडियोस की ससमय जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।